Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. सो एक्चुअली आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सो टुडे 16th of January 2024 एंड लेट्स सी व्हाट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वी गॉट टुडे टू डिस्कस. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पेज में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर पूरी वही चीज़ें वर्ल्ड के बारे में बताई जा रही है. इजराइल कंटिन्यूज टू बम्बार्ड टारगेट्स इन नॉर्थ साउथ गाजा, टोल क्रॉसेस 24,000. यहाँ पर इजराइल क्या कर रहा है, उसका जो यहाँ पर स्ट्राइक है और जो वो कंटिन्यू है, उसको वॉर को यहाँ पर स्ट्राइक्स को कंटिन्यू कर रहा है. उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं. हम यहाँ पर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसमें आपको इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया गया है. इसमें देखिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये. हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में. व्हाट लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा सेज. यहाँ पर अभी इन्फ्लेशन का लेटेस्ट डेटा आया है और ये क्या कहता है, हम यहाँ पर डेटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा डेटा हम कैलकुलेट करते हैं, इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. इवन आप इसे पढ़ेंगे तो इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर, वी कैन से दैट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल रिलीज, अभी यहाँ पर इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर रिलीज हुआ है, जिसमें जो हमारा इन्फ्लेशन रेट बताया जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो कितना बताया जा रहा है, 5.7%. ये आपको याद रखना है. ओके, वैसे तो देखिए ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, आपका चेंज होता रहता है, लेकिन अभी का जो हमारा CPI है वो दिसंबर में कितना हुआ है, 5.7% इतना टच हो चुका है. मतलब कि अभी क्या हो रहा है, देश में महंगाई है, हम ये कह सकते हैं. आइडियल यहाँ पर कितना होना चाहिए, आइडियली अगर हम बात करते हैं तो देखिए मिनिमम 2% जाना चाहिए, मैक्सिमम 6% एंड आइडियल होता है 4%. अगर 4% से ज़्यादा होता है या कम होता है तो यहाँ पर RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एक्शन में आ जाती है और जो हमारे वेरियस रेट्स होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं. ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं, तो अभी हमारा 1 फैब से पहले यहाँ पर आपको पता है कि आपका यूनियन बजट 1 फैब को रिलीज होता है, बट उससे पहले अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा लास्ट बजट है, लास्ट हमारा डेटा रिलीज होकर आया है. उसके बाद हमारा जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, नया जो इन्फ्लेशन का सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सामने आएंगी. अब इसमें बात की जा रही है CPI. व्हाट इज CPI इन्फ्लेशन, ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं. सो CPI इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंज्यूमर फेसेस. यहाँ पर जो आप और हम हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम यहाँ पर जो इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं दैट इज CPI इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर दूध लेने गई, कल मुझे वो दूध 10 रुपए पैकेट मिला, लेकिन आज वही मिल्क का पैकेट मुझे 20 रुपीज में मिल रहा है. मतलब यहाँ पर टोटल 10 रुपीज क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं. सो ये जो इन्फ्लेशन है, वी आर फेसिंग दिस इन्फ्लेशन. सो CPI इज व्हाट, द इन्फ्लेशन विच इज फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को फेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इवन वी कॉल इट रिटेल इन्फ्लेशन. हम इसे रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं. अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन होता है उसका इंडिकेटर अलग होता है. यहाँ पर जो होलसेल में आपका, जैसे कि हम बोलते हैं ना, थोक का थोक हम सामान उठाकर लेकर आए हैं, तो जो आपके बिजनेसमैन होते हैं हम कह सकते हैं, और जो बड़ा स्टॉक रखते हैं, वो जब इन्फ्लेशन को फेस करते हैं दैट इज कॉल्ड होलसेल इन्फ्लेशन. बट हम यहाँ पर RBI एक्शन कब लेती है, जब होलसेल बढ़ेगा तब लेगी या फिर कंज्यूमर प्राइस बढ़ेगा तब लेगी. तो जब आपका CPI इंक्रीज होता है, CPI इन्फ्लेशन यहाँ पर जब इंक्रीज होता है तब आपकी RBI एक्शन यहाँ पर लेती है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच रिलीजेज द डेटा, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चार्जेस ओवर टाइम इन जर्नल और प्राइस और बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड एक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मंथ टू मंथ भी हो जाता है, कभी समटाइम्स कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. वैसे जो हमारी बात करते हैं किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर डेटा रिलीज करती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा नवंबर में ये जो मिल्क का पैकेट है वो 10 रुपीज में मिल रहा था, बट इन दिसंबर हमने क्या देखा, यही मिल्क का पैकेट आपको 20 रुपीज में मिल रहा है. तो हम यहाँ पर ये मंथ का जो भी होता है, मंथली बेसिस पर भी हम इसको एनालिसिस करते हैं इसका. उसके बाद हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर होता है आपका, या फिर 2 मंथ की गैप में हो गया, 4 मंथ के गैप में हो गया, और ईयरली बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर
एनालाइज करते हैं। सो इस तरीके से आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर की बात करते हैं तो करंट सीरीज में द बेस ईयर इज 2012 रखा गया है। इन अदर वर्ड्स द प्राइस इंडेक्स इज गिवन अ वैल्यू ऑफ 100 फॉर 2012 एंड चेंजेस फ्रॉम दीज प्राइसेस लेवल आर देन कैलकुलेटेड टू अराइव एट इन्फ्लेशन रेट फॉर सच गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 2012 में आपका किसी भी चीज का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ पेन ले लेते हैं, ये पेन का प्राइस कितना 100 रुपीज है, तो हमने इसको बेस रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आने वाले नेक्स्ट जो ईयर्स हैं उस बेसिस पर इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सो इन सीपीआई देयर आर मेनली 6 कंपोनेंट्स एंड इन सब का जो वेटेज है वो अलग अलग है ना। कौन कौन से 6 यहाँ पे कंपोनेंट्स है? लाइक फूड एंड बेवरेजेस, पान, टैबेको। इसमें फूड एंड बेवरेजेस में आपका क्या किया जाता है? पान, टैबेको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स आ गए, हाउसिंग हुआ आपका, फ्यूल, लाइट एंड मिसलिनियस में यहाँ पे आपके सर्विसेज, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारी चीजें, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें स्पेशली ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उनका अभी करंटली जो वेटेज है टोटल इंडेक्स में इट इज 54%, मोर देन 50% है। तो मतलब अगर आप सभी को पता होगा कि सीपीआई इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फूड आइटम्स है उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है। आपने देखा होगा आपके जो वेजिटेबल्स हैं, आपके जो सीरियल्स हैं, सीरियल ग्रेन्स हैं, इनमें क्या हो रहा है? आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो इसी के कारण जो पूरा इम्पैक्ट आ रहा है किस पर आ रहा है? ये सीपीआई में आ रहा है कि अगर उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज होता है फूड आइटम्स में, फूड आर्टिकल्स में, तो यहाँ पर सीपीआई में टोटली यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं। सो ये बिगेस्ट फैक्टर माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विद इन द फूड कैटेगरी सीरियल्स प्राइसेस आर द बिगेस्ट फैक्टर। अब फूड कैटेगरी में भी आपके वेरियस कैटेगरीज हैं, तो सीरियल्स की बात करते हैं तो इनका बिगेस्ट फैक्टर है, इट कॉन्ट्रीब्यूट 12.4%। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक फूड आर्टिकल्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस टेंड टू हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर इन्फ्लेशन। तो इसका जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी डेटा यहाँ पर क्या शो कर रहा है? द इन्फ्लेशन रेट फॉर एनी टू कैन बी एनालाइज्ड इन 2 वेज। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ये 2 वेज से आपका क्या होता है? कैलकुलेट होता है। फर्स्ट है आपका ऑन इट कंपेयर द लास्ट दिसंबर। हम यहाँ पर लास्ट दिसंबर से कंपेयर करते हैं। देखिए हमने भी बात करी कि मंथ टू मंथ भी चेंजेस होता है, उसको भी हम कंपेयर करते हैं कि नवंबर में अगर किसी भी फूड आर्टिकल का प्राइस इतना था तो दिसंबर में कितना है। उसके बाद हम देखेंगे कि दिसंबर में, इस दिसंबर 2023 के दिसंबर में इस फूड आर्टिकल का प्राइस है कितना। हमने फॉर एग्जाम्पल मिल्क का ही माना, मिल्क का प्राइस यहाँ पर है 20 रुपीज। हमने लास्ट ईयर 2022 में देखा कि 2022 के दिसंबर में यहां पर मिल्क का प्राइस क्या था। तो इन 2 तरीकों से क्या होता है, एक तो हम मंथली बेसिस पे करते हैं कि हमने नवंबर लास्ट मंथ से कंपेयर किया, और एक लास्ट ईयर से कंपेयर किया। तो इन 2 तरीकों से क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं प्राइस को और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट को रिलीज किया जाता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो अभी यहाँ पर लेटेस्ट जो डेटा निकल कर आया है इसमें कहा जा रहा है कि मे बी जो इंटरेस्ट रेट्स कट किए जाएं या फिर इंक्रीज भी हो सकते हैं। अब लेट्स सी फर्दर यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आता है। अब ये भी हम बता दें कि अगर जो हाई इन्फ्लेशन होता है सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर फिजिकल पॉलिसी मेकर्स। जो आपके फिजिकल पॉलिसी मेकर्स हैं तो उनके लिए जो हाई इन्फ्लेशन होता है दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो partially this has to do with the political ramification that rising inflation rate can have so close to the election, but from the perspective of budget making too, uncertainty around inflation is hardly welcome। तो यहाँ पर जब हम बजट को क्या करते हैं, बजट यहाँ पर बजट मेकिंग होती है, वहां पर भी हम देखते हैं कि जो आपका इन्फ्लेशन है उसको हम ध्यान में रखते हैं और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी राइज होता है तो वो हमारे लिए गुड साइन शो नहीं करता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, अब थोड़े से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Okay, so first statement is saying both the Nagara and Dravidian style of art evolved during this period। अब इसमें कहा जा रहा है हम गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब ये गुप्ता पीरियड था आपका, उसी टाइम पर ये कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व। क्या यहाँ पर इसी टाइम पर गुप्ता आर्ट पीरियड मतलब कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर नागरा और द्रविडियन जो स्टाइल्स थे आर्ट के वो आपकी इवॉल्व हुए थे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, मेटलर्जी हैज
मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर ही क्या होता है, आपका जो मेटलर्जीज होती है, हम मेटल्स का जो यूज करते हैं, वो आपका क्या होता है, प्रोग्रेस में होता है। थर्ड वन इज इट हैज एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गंधारा स्टाइल। क्या यहाँ पर गंधारा स्टाइल का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था? तो यू हैव टू टेल हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज प्रेरणा प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ दी। हमको ये बताना है, ये आपका प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोनों क्वेश्चंस के आंसर, और वीडियो के एंड में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, जयशंकर इन ईरान डिस्कसेस जाबार रेड सी अटैक। पहला तो ये आर्टिकल हो गया, हमने इसको यहाँ पर देखे, यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी ईरान में हैं, और वो यहाँ पर जो रेड सी में अटैक हो रहे हैं और छबार के बीच में यहाँ पर उनका डिस्कशन चल रहा है। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ इकोनॉमी वाले सेक्शन में, यहाँ पर ये दो आर्टिकल हैं आपके पास। ट्रेड डेफिसिट हिट्स 3 months लो, ईजिंग कमोडिटी प्राइसेस, रिड्यूस इंपोर्ट बिल। उसके बाद आप देखेंगे क्राइसिस कैन इम्पैक्ट इंडिया एज 80% ऑफ एक्सपोर्ट टू यूरोप टेक्स प्लेस वियर रेड सी ऑफिशियल्स। ये तीनों आर्टिकल आपस में लिंक है। कैसे लिंक है? यहां पर भी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो रेड सी में अटैक हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो इंडिया की विसिनिटी है ना, और थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहा है। इवन वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा कंसर्न इम्पोज कर रहा है। अब क्यों इम्पोज कर रहा है? इसके बाद हमने यहाँ पर देखा ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है 3 महीनों में अब तक लो रहा, पहले मतलब कि लो रहा। कैसे लो रहा? पहले तो हमें ये समझना होगा व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। आपका ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? हम पहले ट्रेड डेफिसिट की बात कर लें थोड़ा सा, उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट होता है, हम क्या करते हैं, कुछ आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना मतलब कि दूसरी कंट्रीज से हमने क्या किया, परचेस किया, ओके। और दूसरा होता है आपका फैक्टर एक्सपोर्ट करना, कि हमने हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री को, फॉरेन कंट्री में क्या किया, कुछ आइटम्स को यहाँ पर बेचा है हमने उसको, ठीक है। तो इसमें ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट तो चीज़ें तो बहुत सारी खरीद ली, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 पेन्स खरीद लिए, लेकिन जो मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 50 पेन्स को ही क्या किया, एक्सपोर्ट किया। आप कुछ भी 50 पेंसिल्स को मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 50 पेंसिल्स को एक्सपोर्ट किया, और जो 10 पेन्स हैं, सॉरी 100 पेन्स हैं, इनको इंपोर्ट किया। तो देखिए यहाँ पे 50 रुपीज़ का गैप आ रहा, मतलब मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उतनी कमाई होनी चाहिए वो कमाई नहीं हो पा रही है। मतलब मैं दूसरों से सामान कर्जा ज़्यादा ले रही हूँ, मैं डेट बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो ये जो गैप होता है बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। जो आपका ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है, आपका इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका बर्डन है, फॉर एग्जाम्पल 100 पेन को खरीदने के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ क्या करने पड़े, उन्हें देने पड़े, लेकिन आपकी कमाई कितनी हुई, सिर्फ 50 रुपये हुई। अब आपको ये जो 50 रुपये हैं, आपने एक्सपोर्ट के थ्रू 50 रुपीज़ कमाए, और इस 50 रुपीज़ को यहाँ पर जो आपने 100 पेन को क्या किया है, परचेस किया है, तो उसमें से 50 दे दिए, लेकिन अभी भी आपको 50 रुपीज़ चाहिए। अब ये 50 रुपीज़ आप कहाँ से लाएंगे, आप यहाँ पर डेट लेंगे, हम ना किसी से क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो ये जो डेट होता है ना, जो गैप है बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम बात करते हैं जो क्राइसिस हो रहा है, तो ये जो रेड सी में क्राइसिस है वो क्या कर सकता है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू यूरोप, उसमें 80% हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिलता है, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। आप ही मैप देखेंगे, ये आपको रेड सी दिख रहा होगा, ठीक है। ये है हमारा इंडियन ओशन, यहाँ से हम जाते हैं गल्फ ऑफ एडन, और रेड सी से यहाँ पे क्रॉस करते हुए जो आपका सूज कनाल है, और यहाँ से क्रॉस करते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं, यूरोप पहुँचते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रेड सी में जो हूथीज मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि द इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूरोप द मोस्ट एज अबाउट 80% ऑफ द आउटबाउंड शिपमेंट टू यूरोप टेक प्लेस थ्रू द रेड सी रीजन। क्योंकि हमारा यहाँ पर ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, रेड सी के थ्रू होता है। सो अगर हम यू का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इंडिया में इंडिया से यहाँ पर 15% क्या होता है, कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि हम 15% जो गुड का एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया से होता है। सो
यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियाज गुड एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन हैव ऑलरेडी शोन स्लो ड्यू टू वीकनिंग डिमांड ऑफ बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपके आ जाते हैं। पहला, यूरोप की अगर हम बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन में यू की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट यू, सो ऑलरेडी वहां पर जो डिमांड है वो वीक हो रही है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण। इसका जो बैकड्रॉप है, पहला बैकड्रॉप तो ये देखने को मिल रहा है। सेकेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं जो ईयू का डिफॉरेस्टेशन लॉ है ना, और जो कार्बन लॉ है, हमने देखा था अभी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। ड्यू टू दैट यहाँ पर ये सेकंड जो उनका लॉ है उसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो उसको हिट कर रहा है। थर्ड वन इज अभी यहाँ पर जो रेड सी में अटैक हो रहे हैं, तो ये आपका थर्ड फैक्टर बना हुआ है, जिसके कारण जो कमर्शियल शिपिंग वेसल्स हैं जो रेड सी से यहाँ पर ट्रेवल करके जा रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पर क्या उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ड्यू टू दैट जो इंडियन मर्चेंडाइज ट्रेड है वो यहाँ पर इस रूस को ये जो रेड सी वाला रूट है उसको सरपास कर रहे हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है आपका क्या प्रॉब्लम। फोर्थ वन हम बात करते हैं। ठीक है, हमने रेड सी को तो क्रॉस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका स्यूज कनाल है, जो स्यूज रूट है, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं वो भी सर्ज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना, कि उनको सिचुएशन सारी पता है। सो इसकी वजह से वहां पर एडिशनल चार्ज किया जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अब कह सकते हैं कि इफ दे आर नॉट टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स दे विल मूव। इट इज अ ग्लोबल इशू। अब ये सब इंडिया का इशू नहीं है, इट इज अ ग्लोबल इशू। हमें यहाँ पर इस बात पर भी फोकस करना होगा। सो कॉमर्स सेक्टर, सुनील भाई सेड, whole of community moves from the eastern to the western part through the रेड सी थ्रू। अगर हम बात करते हैं जो आपका रेड सी वाला रूट है, रेड सी ये जो रूट है, यहाँ से जितने में वेस्टर्न से आपका जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ईस्टर्न में, वो इसी रूट से होता है। और अगर इस रूट में कोई भी इंपैक्ट होता है तो ये ओवरऑल एक तरीके से हमारा ग्लोबल इशू है, ना कि सिर्फ इंडिया का इशू है कि सिर्फ इंडिया का ये इशू है कि इंडिया का वो ट्रेड रूट है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इंडियन शिपमेंट ऑफ लो वैल्यू प्रोडक्ट्स सच एज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और टू यूरोप आर प्राइमरली एक्सपेक्टेड टू फेस द इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द रेड सी रीजन। तो इंडिया का जो शिपमेंट है, जैसे कि मिले हम यहाँ पर एग्रीकल्चरल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, लो वैल्यू प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शिपमेंट करते हैं, बट इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, आपको इतना क्लियर हुआ। अभी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, पहली चीज तो आप इसी को नोट कर लीजिए कि ट्रेड के कारण क्या हो रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रहा, मतलब कि हमारा जो है एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इट मीन्स आपका इंपोर्ट भी कम हो रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रप्शन है तो फॉरेन कंट्री से हमारा इंपोर्ट भी कम हो रहा होगा। तो इस आर्टिकल में अब इसी को आप यहां से ऐसे लिंक करेंगे कि हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है, बट हमने ये देखा कि जो हमारा सर्विस कह सकते हैं आप, हमारा जो सर्विस है हम इसका इंपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, हमारा इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट आपका है, इसमें हमें थोड़ा सा राइज दिखाई दिया है, और थोड़ा सा हमें मतलब कि सेकेंड ईयर से कंपेयर करें तो कम है सर्विस एक्सपोर्ट, बट थोड़ा सा उसमें हमें राइज दिखाई दिया है। तो इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। सो राइज इन ग्लोबल डिमांड फॉर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इंडियाज गुड एक्सपोर्ट इन दिसंबर रोज। अब यहाँ पे मेनली जो आपकी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसके कारण जो इंडिया का गुड एक्सपोर्ट है दिसंबर में वो 1% क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है। इसी के चलते यहाँ पर हमने देखा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 3 महीने में अब तक थोड़ा सा कम रहा है। ओके, सो ये आ जाता है यहाँ पर आर्टिकल। उसके बाद दिस इज ओनली द थर्ड इंस्टेंस in the ongoing financial year when the monthly good export have risen compared to last year as weak demand from the western countries and property crisis in China slow global demand। अब यहाँ पे चाइना में भी जो थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल डिमांड है वो कम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के जो मर्चेंटाइज ट्रेड की बात करते हैं डेफिसिट की, सो एट 19.8 बिलियन इन दिसंबर में 19.8 बिलियन था, लोअर देन द ICRA एस्टिमेटेड 22.7%। तो बट हमने इसमें यहाँ पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें जो प्रिंट था कि Q3 में हमारा लो होगा, तो लो तो है बट इतना ज्यादा भी लो नहीं है। सो सर्विस एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड अ स्टीप फॉल ऑफ ओवर 10% टू 27.88 बिलियन दिसंबर कंपेयर टू 31.19 बिलियन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें हमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। ओके, बट फ्रेश जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, जैसे कि इंडियन सर्विस फार्म्स की हम बात करते हैं, इसमें कुछ रीजंस में लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका में यहाँ पर जो सर्विसेज फॉर्म है क्या हुए हैं, यहाँ पर सर्विसेज डिक्लाइन हुई हैं। ओके, बट जो हम गुड ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें इसमें भी मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमें
जंप दिखाई दिया है 10.19% का, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी हमें 14.41% का, और जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट है उसमें 265.64% का जंप यहाँ पर दिखाई दिया है। इसी की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ा सा राइज हुआ है, इंपोर्ट हमारा कम हुआ है, और जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें 3 महीने में अब तक हम अभी लो पर पहुंचे हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ जैब इन टाइम। अब इस आर्टिकल में बात की जा रही किसकी? सर्विकल कैंसर की। ओके, सो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्लूड सर्विकल कैंसर वैक्सीन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो आपका सर्विकल कैंसर होता है उसकी जो वैक्सीन होती है उसको तो हम उसको क्या करेंगे? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। इसको यहाँ पे से इंक्लूड करने की बात की जा रही है। सो एन इनोकुलेशन कैंपेन टारगेटेड एट गर्ल्स इन द 9 to 14 एज ग्रुप इज लाइकली टू कमेंस दिस ईयर। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं आपकी 14 एज ग्रुप, मतलब कि 9 से लेकर 14 ईयर तक की एज ग्रुप में, इसमें जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जो सर्विकल कैंसर होता है इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग विमेन इन इंडिया। विमेन में अगर हम विमेन की बात करते हैं तो इन इंडिया द सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर। ये बहुत ही कॉमन है, और स्पेशली यहाँ पर जो आपकी मिडिल एज होती है उसको ये अफेक्ट करती है। सो विथ 1,23,907 न्यू केसेस एंड 77,348 यहाँ पर डेथ हो चुकी है 2022 में। 22 में हमने यहाँ पर देखा कितनी? 77,348 यहाँ पर डेथ हो चुकी हैं। सो अगर हम ग्लोबल बर्डन की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर ग्लोबल बर्डन में 5th नंबर पर आता है, जहां पर सर्विकल कैंसर के इतने सारे आपको केसेस दिखाई देते हैं। सो द मेन कॉज इज द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंस हाई रिस्क टाइप ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यहाँ पर जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसके जो को फैक्टर्स हैं लाइक लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इसके साथ इंक्लूड हो जाती है, लो इम्यूनिटी यहाँ पर आ जाता है स्टेटस, और जेनाइटल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इन सब के साथ ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं और आपका क्या होता है? सर्विकल कैंसर होता है। बट ये जो सर्विकल कैंसर है ये प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल है। अगर हमने इसको पहले अच्छे से मतलब टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया, सो वी कैन प्रिवेंट एंड क्योर दिस कैंसर। ओके, सो मोस्ट सर्विकल cancer and pre-cancer cases can be detected in the reproductive age group। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है आपकी, उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? सर्विकल कैंसर को और जो प्री कैंसर केसेस है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, ये ज़्यादातर यहाँ पे 10 to 15 ईयर से ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, लेकिन हमें इसको प्रॉपर टाइम पर क्या करना है? डिटेक्ट करना होगा। सर्विकल कैंसर क्या है? आपका एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है दैट कैन एक्चुअली बी एलिमिनेटेड। जैसे कि हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, HIV की, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर्विकल कैंसर इज द ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट कैन एक्चुअली बी एलिमिनेटेड विद द पोटेंशियल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.4 ऑफ रिड्यूसिंग प्रीमैच्योर डेथ बाय 1/3 बाय 2023, तो 2013। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा। तो WHO ने क्या यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? लाइक जो आपका इंटरवेंशन होना चाहिए दैट शुड बी सिंपल, फिजिबल, स्केलेबल एंड ऑलरेडी शोइंग अर्ली एक्सेस एंड इनिशियल सक्सेस इसमें होनी चाहिए, स्पेशली इन द मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या इनिशिएटिव लिए हैं? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है कैंसर स्क्रीनिंग बाय ट्रेन नर्सेस। जो प्राइमरी आपके हेल्थ केयर सेक्टर है वहां पर हमने क्या किया, जो अभी आपके ट्रेन नर्स हैं तो कैंसर स्क्रीनिंग हमने की है, और इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, ये जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमने क्या किया? इंप्लीमेंट किया है। इसके थ्रू यहाँ पे HPV जो टेस्ट हैं सिंपली और इजीली अवेलेबल कराए जा रहे हैं। उसके साथ जो भी एबनॉर्मलिटीज़ को, अगर हम प्री कैंसरस जो एबनॉर्मलिटीज़ को हमने डिटेक्ट किया है तो उसी टाइम पर उसका जो ट्रीटमेंट है हमने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी एलिजिबल गर्ल्स हैं तो उनमें हमने जो HPV वैक्सीन्स को यहाँ पर इंक्रीज़ किया, उनका जो अपटेक है उसको इंक्रीज़ किया है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट दिस डिसीज। ओके, सो लाइक सिंगल डोज ऑफ HPV वैक्सीन, सेल्फ सैम्पलिंग फॉर HPV testing, artificial intelligence technology for easy and accurate diagnosis and treatment will further accelerate the future potential in elimination of cervical cancer even in low and middle income countries। तो यहाँ पर अगर हम artificial intelligence technologies का accurate diagnosis और आपका treatment होता है, सारी चीज़ें हम फुल
फ्यूचर पोटेंशियल और फुल पोटेंशियल से करते हैं, सो वी कैन एलिमिनेट दिस सर्विकल कैंसर। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज जस्टिस ऑन द टॉप। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आप इसको केस स्टडी की तरह ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, हम इसको यहाँ पर केस स्टडी की तरह लेंगे कि उत्तर प्रदेश हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड इन कन्विक्शन रेट फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, आप कह सकते हैं, जिसके कारण जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम होता है उसका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश हैज अ न्यू फेदर इन इट्स कैप एट 70.8%. इट हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कन्विक्शन रेट इन द कंट्री इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन 2022 में इसकी बात की जा रही है यहाँ पर 70.8% ऑफ कन्विक्शन रेट, जो मतलब केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और उसमें जो कन्विक्शन रेट कितना रहा है आपका 70.8%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन रेट? कन्विक्शन रेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है, कुछ भी मतलब मेरे साथ सेक्सुअली किसी ने हरास किया है, ओके, मैंने यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर की, एफआईआर तो रजिस्टर हो गई, लेकिन उस एफआईआर पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना तो उस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना तो उस पर्सन को एक्यूज को यहाँ पर आपका यहाँ पर एक्यूज को पकड़ा जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रही हैं, तो कन्विक्शन रेट यहाँ पर क्या हो जाता है? जीरो। मतलब कि ये केस था लेकिन इसमें जो आपका एक्यूज था उसको यहाँ पर नहीं लेकर आया गया है। तो कन्विक्शन रेट मतलब जितने भी केसेस हुए उसमें से हमने 70.8% जो केसेस थे उसमें कन्विक्शन रेट आपका रहा है। अब एक्चुअली हम बात करते हैं आपकी जो रिपोर्ट आई है किसके द्वारा आई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा आई है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं, हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट का बहुत रिमार्केबल हम कह सकते हैं कि हमारा सपोर्ट रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंट के साथ साथ यहाँ पर मेटिकुलस मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेट और एम्बिशियस हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ पर मिशन शक्ति। आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है कि हमने क्या किया था, मतलब उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति ये प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था। अब ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 में अक्टूबर में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन टारगेट ये था टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू विमेन्स सेफ्टी डिग्निटी एम्पावरमेंट इन अ स्टेट दैट हैज बीन इनफेमस फॉर its feudal mindset towards women and the consequent violent exploitation faced by them। तो women के द्वारा यहाँ पर जो violence को फेस किया जाता है, सारी चीजें हैं उनके अगेंस्ट में जो एक्सप्लोइटेशन होता है, तो इस माइंडसेट को स्टेट को एम्पावर करने के लिए, women को जो सेफ्टी और डिग्निटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, मिशन शक्ति को लॉन्च किया इन अक्टूबर 2020। इसमें यहाँ पर मेनली 2 पिलर्स हैं। पहला पिलर क्या कहता है इस प्रोग्राम का? द फर्स्ट इन्वॉल्व a concerted attempt to ensure that the scheme and benefits rolled out by various departments for the upliftment and empowerment of women reaches the last mile। ये मतलब यहाँ पर जो हम women empowerment की बात कर रहे हैं तो उसका हर एक डिपार्टमेंट में हो और लास्ट माइल तक, मतलब कि लास्ट माइल तक जो भी women है उसको इसका बेनिफिट मिले। सेकंड, यहाँ पर ये सेकंड जो पिलर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विमेन सेफ्टी बाय इंश्योरिंग इजी एक्सेस टू लॉ। यहाँ पर विमेन की सेफ्टी को हम कब इंश्योर कर सकते हैं? जब वो लॉ को इजीली एक्सेस कर सकती है। यहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पुलिस स्टेशन है वहां पर पुलिस फोर्सेस हैं, तो जो भी सर्विसेज अवेलेबल करवाई जा रही है वो उसका इन्फोर्समेंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई केस फाइल किया है, रजिस्टर किया है, तो उस पर तुरंत ही क्या लिया जा रहा है? आपका एक्शन लिया जा रहा है। क्रैकिंग डाउन ऑन द क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड गेटिंग क्रिमिनल्स पनिश्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर। यहाँ पर जो क्रिमिनल है उसको भी पनिश किया जा रहा है टाइम बाउंड मैनर में, मतलब कि अगर 2 दिन में इसको पनिश करना है तो हम 2 दिन में पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करेंगे और उस क्रिमिनल को, उस एक्यूज को यहाँ पर लेकर आएंगे और उसे यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये है आपका सेकंड पिलर, ठीक है, सेकंड पिलर। सो इन द इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यार, अब हमें सेकंड जो हमारा ये पिलर है, आप कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए क्या किया गया? यहाँ पर विमेन हेल्प डेस्क को स्पेशल को इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। इसमें यहाँ पर 1500 प्लस जो पुलिस स्टेशन है उसमें हर जगह जो विमेन हेल्प डेस्क है इसको रखा गया, जो कि 24/7 क्या होता है, विमेन पुलिस पर्सनल्स के द्वारा सुपरवाइज होता है। उसके साथ यहाँ पर जो एफआईआर का है टाइम बाउंड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और मैक्सिमाइजिंग कन्विक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लास्ट 4 years। एज अ रिजल्ट 13,099 कन्विक्शंस वर अवॉर्डेड इन यूपी इन 2022 फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन विच अलोन अकाउंट मोर देन द 1/3 ऑफ टोटल 37,551 कन्विक्शंस। ओके, सो इसमें यहाँ पर हमने टोटल
इतना यहाँ पर कन्विक्शन हुआ। तो यही बात की जा रही है कि दिस रिफ्लेक्ट अ रिमार्केबल चेंज इन द वर्क कल्चर एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द स्टेट। तो ये क्या करता है, एक रिमार्केबल हमें वर्क कल्चर को और उसकी अकाउंटेबिलिटी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है स्टेट में, उसको यहाँ पर रिमार्केबल उसमें चेंज हमें रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ इसमें फिर आगे बात की जा रही है, उसके साथ साथ जो हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं उन्हें भी हमने कहा कि ये थोड़ा सा डिलीवरी जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें वीक लिंक है थोड़ा सा फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि जो डीएनए मैचिंग करना है, डीएनए एनालिसिस करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करवाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की बात की जा रही है कि स्टेट में हम क्या करेंगे, जो भी आपके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर डिले होता है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था, आपको यहाँ पर मिशन शक्ति इसको यूज़ करना है। अब इसमें जो क्राइम की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अचीवमेंट दस रिकॉर्डेड इज एविडेंट फ्रॉम द कंपैरेटिव कन्विक्शन स्टैटिक लार्ज स्टेट्स हैव सिमिलरली हैव क्राइम लोड। राजस्थान में यहाँ पे 37.2% है, महाराष्ट्र में 11.2%, वेस्ट बंगाल में 8.9%, और अगर हम यूपी से कंपेयर करें तो यूपी में आपका 70% कन्विक्शन रेट है। ओके, सो यूपी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ये अचीवमेंट रहा। सो ऐसा हम और भी प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं, इवन हम नेशनल लेवल पर भी इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स को ला सकते हैं जिससे कि ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है कन्विक्शन रेट हमारा यहाँ पर इंक्रीज होगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आगे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन आज का फर्स्ट वाला था, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ओनली 2, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो गंधाल स्टाइल का एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस ये नहीं था, ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए आपका जो दो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेरणा प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मेनली हम बात करते हैं हैज लॉन्च प्रेरणा एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है आपका। इसका जो एम है ये क्या है, मीनिंगफुल यूनिक इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम 11 to 12 के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस मीनिंगफुल यूनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर लर्निंग को प्रोवाइड करना। सो आई होप अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion.